हाय गाइस, माई सेल्फ राहुल गुप्ता। फ्यूचर विद केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। सो आज गाइस हम क्या देखने वाले हैं, हम हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक था, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जिस गाइस अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। उस थ्योरी में मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक में सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि लिमिटेशंस क्या थे वीबीटी के, देन एजम्पशंस क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा है उसके लिए मैं आज रिवीजन देने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि आज हम स्टडी क्या करें। तो ये TYPSC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1, ओके। उसमें थ्योरीज ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्ड, मेटल लिगैंड बॉन्ड, ओके। क्या है टॉपिक का नाम हमारा? मेटल लिगैंड। मेटल्स एंड लिगैंड जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, ओके। तो ये इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज आए, VSPR थ्योरीज, VBT थ्योरीज, MOT, सब लोग ने ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। ऑलमोस्ट सब लोग ने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था इसका, लेकिन डिफरेंस ऐसा है कि जो बाकी VBT थ्योरी थी उन्होंने कहा कि मेटल एंड लिगैंड जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके बीच में कौन सा मॉडल तैयार होगा? कोवैलेंट मॉडल तैयार होगा। लेकिन नहीं, VBT ने कहा कि कोवैलेंट है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT थ्योरी क्या बोलती है? यस, ये बोलती है कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें मेटल एंड लिगैंड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होता। यस, क्या फॉर्म में होता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये सब कुछ है रिलेटेड, मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, क्यों सिर्फ डी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेशन लेता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में डी ऑर्बिटल के शेप्स एंड सब कुछ कवर किया हुआ है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर भी मैं आज रिपीटेशन करूँगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज के एजम्पशंस के, ओके गाइस। क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज को हम शॉर्ट फॉर्म में CFT कहते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन उसने क्या कहा, CFT ये बोलता है कि जब कॉम्प्लेक्सेस, कोई भी कॉम्प्लेक्सेस है उसमें के बीच में जो मेटल एटम है एंड लिगैंड है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? यस गाइस, आयनिक मॉडल फॉर्म होगा, मतलब उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। यस गाइस, अगर उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यस गाइस उसमें क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए? पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट होंगे। यस, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा एंड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट एजम्पशन में उन्होंने क्या कहा कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे एंड उसके अराउंड में जो फील्ड क्रिएट होगा वो नेगेटिव फील्ड होगा। वो नेगेटिव फील्ड कौन क्रिएट करेगा? लिगैंड करेगा। ऐसे इनका फर्स्ट एजम्पशन था। सेकेंड एजम्पशन उन्होंने ये कहा कि अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या कहा उन्होंने? अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर विल एग्जिस्ट क्या? फोर्स ऑफ रिपल्शन। किसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा गाइस? अभी कॉम्प्लेक्सेस में दो ही पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। कौन सा? एक मेटल एटम का पॉजिटिव चार्ज एंड किसका? नेगेटिव फील्ड क्रिएटेड बाय द लिगैंड, ओके। सो इनके बीच में क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अनलाइक डिसलाइक चार्ज, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। तो इसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सेकेंड एजम्पशन में उन्होंने ये कहा कि देयर विल एग्जिस्ट एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन, किसके बीच में होगा? यस, बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द मेटल एंड नेगेटिव फील्ड जो है, ठीक है। यहाँ पे लाइक चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज एंड लिगैंड्स की जो नेगेटिव फील्ड है, इनके बीच में रिपल्शन भी क्रिएट होगा। यही रीज़न है गाइस, ये सेकेंड एजम्पशन जो उन्होंने कहा कि देयर विल एग्जिस्ट एंड रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी की वजह से ये 50% आंसर है किसका? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का रीज़न 50% ये भी है कि देयर एग्जिस्ट एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द मेटल एंड नेगेटिव फील्ड क्रिएटेड बाय द लिगैंड, ओके। जब ये दूसरों को अप्रोच करेंगे इनके साथ में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एग्जिस्ट करेगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। एजम्पशन क्या कहा उसने? थर्ड पॉइंट ऐसा बोला, यस गाइस, क्या कहा उन्होंने ये कहा कि CFT जो थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेनली कंसर्न किसके साथ रहेगी? इट विल बी मेनली कंसर्न विद वैलेंस शेल ऑफ द मेटल ऑर्बिटल एंड मेनली डी ऑर्बिटल्स, ओके, एंड डी ऑर्बिटल इसका नेगेटिव फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिगेंड, सॉरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम डी ऑर्बिटल के साथ ही क्यों डील कर रहा है, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में मेरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। S, E एंड F ऑर्बिटल क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, इसका भी मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप वो भी वॉच कर लेना, आपको पता चल जाएगा क्या रीज़न है कि CFT जो है मैंने डील्स विद डी ऑर्बिटल के साथ, ओके। ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत बेसिक थिंग। CFT की जो बेसिक थिंग है उसमें सबसे पहला बेसिक ये आता है कि वो डील करता है कि सबसे पहले ये बोलेगा, कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि CFT के बारे में मुझे बताओ एजम्पशंस के, सबसे पहले आपकी मुंह पे जबान पे यही होना चाहिए गाइस, क्या होना चाहिए? ये वो आयनिक मॉडल को एक्सप्लेन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द CFT वी कैन से दैट कि द बॉन्ड एग्जिस्ट
bond exists between the metal and ligand in the complex is ionic bond. क्यों? क्योंकि there is the force of attraction. Force of attraction and the second assumption में ये आता है there is also existent force of repulsion between electron of the metal and ligand. Okay, third point इन्होंने ये कहा कि CFT will be mainly concerned with the valence orbitals of the center metal ion and the negative field created by the ligand. अभी आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके वजह से ये टॉपिक अराइज हुआ. कौन सा टॉपिक अराइज हुआ है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एक्चुअली है क्या? तो फोर्थ एजम्पशन जो है CFT का, हमारा CFT थेरिस की जो एजम्पशन है, फोर्थ एजम्पशन के बेसिस पे ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का फिनोमेना अराइज होता है. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है क्या, ये फोर्थ एजम्पशन से देखेंगे. सो व्हाट फोर्थ एजम्पशन सेज गाइस? तो फोर्थ एजम्पशन ऐसा बोलता है कि सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स होंगे, जो लोब्स होंगे, ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होंगे, जो डायरेक्टली फेस करेंगे किसको? लिगैंड्स को. ओके कैसे? मैं इसको एग्जाम के हम लोग इसके ग्राफ के थ्रू जाएंगे. तो फर्स्ट थिंग आपको ये बात बेसिक है ये कि डी ऑर्बिटल कितने सबस्टेट ऑर्बिटल होते हैं? यस गाइस, राइट, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 और 4 5. ओके ये इसमें से स्टार्टिंग में 2 कौन सा होता है गाइस? यस राइट, T2G ऑर्बिटल्स. कौन से होते हैं? T2G ऑर्बिटल्स होते हैं. और ये कौन से होते हैं लास्ट के? तो यस, EG ऑर्बिटल्स. तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से. क्या रिपीट कर रहा हूँ मैं गाइस? ये जो EG ऑर्बिटल्स है ना और ये TG ऑर्बिटल्स, EG ऑर्बिटल कहाँ पे होते हैं? अलोंग द एक्सिस. कहाँ पे होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं. एंड T2G ऑर्बिटल जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिक जब डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो शेप्स पता होना चाहिए आपको. ठीक है, ये भी बेसिक है, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जब डी ऑर्बिटल CFT क्या बोल रही है आपको, ये याद रखो कि मेनली कंसर्न किसका? डी ऑर्बिटल के साथ रहेगी. तो CFT पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए कि यस इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है डी ऑर्बिटल्स की. मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं इसको. EG ऑर्बिटल जो होते हैं, EG मतलब डबल ए डीजेनेट ऑर्बिटल्स. EG मतलब क्या? डबल ए डीजेनेट ऑर्बिटल्स. ये कहाँ पे होते हैं? इनके लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं. कहाँ पे होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं. ये हो गया, ये हो गया Z एक्सिस, ये X एंड ये Y. ओके, तो EG ऑर्बिटल रहेंगे ना, इनके लोब्स कैसे रहेंगे? अलोंग द एक्सिस होंगे, मतलब एक्सिस के ऊपर होंगे. एंड ये जो T2G ऑर्बिटल है ना, इनके एक्सिस कैसे होंगे? बिटवीन द एक्सिस होंगे. ओके, ये एक्सिस करेंगे बिटवीन X. अगर मैं DXY कर लूँ तो ये हो गया X और ये Y एक्सिस हो गया और ये X एक्सिस हो गया. इनके प्लेन के बीच में जो लोब्स करेंगे वो होंगे T2G ऑर्बिटल्स. तो ये इंपॉर्टेंट रखता है. तो फोर्थ एजम्पशन भी इससे रिलेटेड ही है. ओके गाइस, फोर्थ एजम्पशन क्या बोल रहा है आप लोगों को कि मेटल के ऑर्बिटल जो डायरेक्टली फेस करेंगे किसको? लिगैंड को फेस करेंगे. दे विल बी फील क्या करेंगे? एक्सपीरियंस क्या करेंगे? रिपल्सन फोर्स उन पर ज़्यादा क्रिएट होगा. द मेटल ऑर्बिटल्स विच आर डायरेक्टली पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिगैंड. क्या मैंने स्टेटमेंट बोला? मेटल ऑर्बिटल विच आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगैंड, ओके, डायरेक्टली फेसिंग द लिगैंड will undergo the more repulsions and their energy will be raised. Their energy will be raised. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइस. The metal orbitals which are directly facing the ligand will be experiencing what? More repulsion. Okay, more repulsion में फोर्स करेंगे. क्यों? क्योंकि ये मेटल का ऑर्बिटल है पॉजिटिवली चार्ज, ये लिगैंड का ऑर्बिटल है नेगेटिवली चार्ज. ओके, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही इनके बीच में क्या है? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है. तो इनके बीच में रिपल्शंस एग्जिस्ट करेगा, क्रिएट होगा. ओके, डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन होगा इनका. ओके, यही मेन थिंग है फोर्थ एजम्पशन. ये फोर्थ एजम्पशन ने क्या क्रिएट किया है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किया. अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है? लेट्स बिगिन विद दैट. ओके गाइस, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ. सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है एकदम नॉर्मल सा फिनोमेना है गाइस. आपको बस बेसिकली 2 चीज़ पता होना चाहिए अच्छे से. ठीक है, और मैं आपको एक नोट बता देता हूँ कि आप अगर वीडियो को देख रहे हो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा. ये मैं खुद बोल रहा हूँ. क्यों नहीं समझ में आएगा? कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है ना, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक वो दिमाग में जाएगा नहीं. मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. सबका स्टडी
क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अलग अलग होता है, मैनर अलग होता है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता रहा हूँ, यस, जब तक आप नोट्स लिखोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में जाएगा नहीं। सो जो बोर्ड पे होगा वो आपके बुक पे भी होना चाहिए। ओके, यस, लेट्स बिगिन विद दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जाने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताना था। आपको डी ऑर्बिटल का शेप पता होना चाहिए, कौन से ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है वो पता होना चाहिए, एंड कौन सा ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है ये पता होना चाहिए। बस बेसिक थिंग है, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग। तो मैं पहले सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे गाइस, यस, डी ऑर्बिटल्स बना देता हूँ। ये हो गए 1, ये हो गए 2, 3 एंड ये 5। ओके, तो इसमें मैं इसके नेमिंग कर देता हूँ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स। ओके, और ये जो ऑर्बिटल है तीनों साइड में लिख देता हूँ मैं, ये ईजी ऑर्बिटल हो गए। ईजी नहीं लिखूंगा मैं, इनको लिखूंगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। ओके, यस गाइस, तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ये कौन सा ऑर्बिटल है? यस राइट, ये है T2G ऑर्बिटल। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई डी जेड स्क्वायर कौन सा ऑर्बिटल है? ये जी ऑर्बिटल है। तो CFT क्या बोलती है अभी? क्रिस्टल स्प्लिटिंग क्या बता रही है आपको एलिमिनेशंस में थ्रू हाउ इज एक्सप्लेनिंग द स्प्लिटिंग। ओके, सो जब भी ये डी ऑर्बिटल जो स्टेट रहते हैं, फ्री मेटल आयन की बात कर रहे हैं हम लोग, जब कॉम्प्लेक्सेस अभी बने नहीं है। ओके, कॉम्प्लेक्सेस बनने के पहले मेटल आयन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? यस, फ्री मेटल आयन एग्जिस्ट कर रहा है। फ्री मेटल आयन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं गाइस, वो कैसे होते हैं? ये स्टेबल है डीजेनरेट स्टेट में। डीजेनरेट स्टेट कहाँ पे होते हैं? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो डीजेनरेट। ओके, और फ्री मेटल आयन। ओके, फ्री मेटल आयन जो होते हैं वो स्टेबल रहे, और जब फ्री है मेटल आयन जो फ्री है वो कौन से स्टेट पर रहेंगे? डी ऑर्बिटल के केस में। ओके, कैसे है वो? यस, डीजेनरेट स्टेट में। डीजेनरेट स्टेट में होना मतलब होता है क्या, कि पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? इस केस में जब वो फ्री मेटल आयन डीजेनरेट स्टेट में होते हैं तो पांचों ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स, ओके, वो कैसे रहते हैं? यस, सेम एनर्जी में रहते हैं। ओके, अब ये सेम एनर्जी में है, इनमें कोई स्प्लिटिंग एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी गाइस, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होने वाले हैं। आप लोग जानते हो जैसे कि ट्रांजिशन मेटल से मेनली क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ओके, एग्जांपल मैं बता दूं आपको कॉम्प्लेक्सेस के, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये क्या मेनली कॉम्प्लेक्सेस आप लोग जनरल डेली हम लोग देखते हैं। ओके, तो नॉर्मल जैसे ये क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया +2 स्टेट में, +3 स्टेट में, ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे? मेटल आयन फ्री स्टेट्स में रहते हैं। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए स्पेस में आते हैं, ओके, और जब इन पर लिगैंड अप्रोच करता है, लिगैंड कौन सा भी हो सकता है, तो पॉइंट चार्ज हो सकता है या तो डाइपोल चार्ज हो सकता है। अभी ये पॉइंट चार्ज और डाइपोल चार्ज होता है कि ये सिंपल सा चीज़ है, या कोई एक एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको पॉइंट चार्ज बोलेंगे हम, या कोई लिगैंड है ऐसा अमोनिया हो गया, ओके, तो हम इनको क्या बोलेंगे? पॉइंट डाइपोल बोलेंगे। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके गाइस, आप जाके वीडियो में एक बार चेक कर लेना। लेट्स कंटिन्यू करते हैं। सो अब मैंने तो ये बोल दिया कि मेटल आयन जब फ्री स्टेट में है, डीजेनरेट स्टेट में है, इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? सेम है। ओके, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी मैंने किसे बता दी? सेम है। लेकिन अब जब इस पर लिगैंड अप्रोच करेगा, क्या करेगा? लिगैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के सेंटर में मैंने क्या कहा? आयनिक मॉडल है, सेंट्रल मेटल आइटम तो है फ्री स्टेट में, ठीक है। लेट मी पॉज दिस। यस गाइस, जैसे कि मैंने बोला आपको कि जब फ्री मेटल आइटम जो होते हैं, जब डीजेनरेट स्टेट में जब सारे मेटल के ऑर्बिटल के एनर्जी सेम होगी तो इसको हम बोलते हैं ये डीजेनरेट स्टेट में है। लेकिन जब इन पे लिगैंड अप्रोच करेंगे, हम कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली क्या होता है कि सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड का इंटरेक्शन हम देखते हैं, इजंट इट गाइस? यस। अब हमने ये तो देख लिया कि मेटल डीजेनरेट स्टेट में रहता है जनरली, लेकिन जब उस पर लिगैंड अप्रोच करेगा तो क्या होगा? यस गाइस, क्या होना चाहिए? मेटल लिगैंड कौन फॉर्म होना चाहिए? ये डायरेक्टली नहीं होता, इनके बीच में क्या रहता है? ये 3 स्टेप्स में होता है। ऐसा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है? मेटल एंड लिगैंड का जो इंटरेक्शन है, अप्रोच जब होता है तो ये 3 स्टेप में जाती है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? ये डीजेनरेट स्टेट है। सेकंड स्टेप क्या होगी? जब भी लिगैंड से अप्रोच करेगा, ओके,
लिगैंड इस पे जब अप्रोच करेगा, ऐसा अप्रोच कैसे करेगा ये भी उसने बताया कि सिमेट्रिकल फील्ड बनाएगा। एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दिया उन्होंने, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि सिमेट्रिक फील्ड बनाकर कोई अप्रोच करेगा किसी को। ये तो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि आपने अगर मैकेनिज्म पढ़ी है रिएक्शंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम 5 में, तो आपको पता हो, ठीक है, पता होना ही चाहिए। मे बी ये तो बेसिक थिंग है कि कभी सिमेट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता, ठीक है। यदि कोई लिगैंड अप्रोच करे किसी को तो सिमेट्रिक फील्ड नहीं होता। ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दिया CFT ने, ये इसकी कि लिगैंड जब अप्रोच करेगा तो एक सिमेट्रिकल फील्ड बनाएगा सराउंडिंग किसके, यस, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के। फील्ड बना के करेगा क्या, जब भी कोई मेटल लिगैंड जब अप्रोच करेगा किसी ऑर्बिटल पे तो होगा क्या, जो इसकी एनर्जी है, अभी ये डी जो स्टेट में था, इनकी एनर्जी क्या होगी, रेज हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सी स्टेटमेंट से फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट ये रीजनरेट स्टेटमेंट है। सेकंड में बोल रहा है कि जैसे ही लिगैंड इस पे अप्रोच करेगा इनकी जो स्टेट होगी ये क्या होगी, एनर्जी कैसे हो जाएगी, सारे पांचों के पांचों ऑर्बिटल इनकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, रेस्ट हो जाएगी, ओके। रेस्ट 1 2 3 एंड 5, ओके। इसे एक जो इनकी जनरल स्टेट था, जनरल ग्राउंड लेवल की इनकी, ये एग्जैक्ट स्टेट में आ गया ऐसा बोलो, या तो इनकी एनर्जी रेस्ट हो गई ऐसा भी बोल सकते हो, ओके। अब क्या होगा थर्ड स्टेप है, यही पूरी दुनिया है क्रिस्टल स्प्लिटिंग की। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फ्रीज रखेंगे हम इस ब्लैक बोर्ड को। मैं यहाँ पे वापस से ऑर्बिटल बना देता हूँ, 3 3 3 5 हो गए। ये हो गया इनका फ्री स्टेट, कैसा स्टेट हो गया, फ्री स्टेट या डीजनरेट स्टेट, डीजनरेट मतलब ये पांच ऑर्बिटल अभी सेम एनर्जी पे है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, लिगैंड ने इन पे अप्रोच किया, लिगैंड ने जैसे इन पे अप्रोच किया तो क्या होगा, इनकी एनर्जी जो है, ओके, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, एक स्लाइटली थोड़ी सी रेस्ट हो जाएगी, ओके। ओके, एनर्जी रेस्ट इनकी थर्ड स्टेप में अभी क्या होने वाला है, यस गाइस, आपको ये इतना कॉमन सी चीज़ है कि जब भी कॉम्प्लेक्सेस हम देखते हैं तो लिगैंड मेनली कितने अप्रोच होते हैं, या तो 4 लिगैंड अप्रोच करते हैं, या 6 लिगैंड अप्रोच करते हैं, या तो 5 करते हैं। मेनली इससे ज़्यादा होते नहीं कॉम्प्लेक्सेस में। आप कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करोगे डेप्थ में, कॉम्प्लेक्सेस की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो उसमें आपको कितने स्ट्रक्चर बोले गए, 3 स्ट्रक्चर मेनली। एक तो ऑक्टाहेड्रल बोला गया है, एक टेट्राहेड्रल बोला गया है, एक स्क्वायर प्लेनर बोला गया है। ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगैंड अप्रोच करते हैं मेटल के साथ, गेस गाइस, यस 6। टेट्राहेड्रल में कितने, 4। एंड स्क्वायर प्लेनर में कितने होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, बस अरेंजमेंट जो है दोनों का अलग अलग है, ओके। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्सिस, ओके, और ये हो गया मेरा जेड एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ओके। तो ये मान लो सेंट्रल मेटल आयन, मेटल जो है मेरा यहाँ पे, कहाँ पे, बीच में सेंटर है, और ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने इसकी खड़ी की है, तो ये मेरा सेंट्रल मेटल आयन हो गया। अब मुझे क्या कराना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए लिगैंड अप्रोच कराना है। अभी लिगैंड अप्रोच कैसे करेगा, इसके भी डिफरेंट डायरेक्शन है। आइदर लिगैंड अप्रोच करेगा एक्सिस, आइदर और अलोंग द एक्सिस कर सकता है अप्रोच, किस पे, मेटल आयन को। सेकंड और कैसे अप्रोच कर सकता है वो, बिटवीन द एक्सिस कर सकता है। मीन्स मान लो ये मेरा लिगैंड है, ओके, ये लिगैंड है मेरा, ये अप्रोच कैसे कर रहा है, अलोंग द एक्सिस कर रहा है। ये होगी फर्स्ट कंडीशन, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, ये अप्रोच करेगा ये लिगैंड बिटवीन द एक्सिस, ओके। ये हो गया आपका वाई डैश और ये हो गया एक्स डैश, ओके। इन दोनों के बीच में जो लोब्स रहेंगे, ओके, इन दोनों एक्सिस के बीच में जो लोब्स रहेंगे उनको अप्रोच कर रहा है। फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला आपको कि लिगैंड अप्रोच करेगा अलोंग दी एक्सिस, मतलब मेटल एटम के जो भी ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे अलोंग दी एक्सिस होंगे, उन पे इनके लोब्स क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या बोला मैंने आपको, अभी मेटल एटम के जो भी लोब्स यहाँ पे होंगे, बिटवीन द एक्सिस है ना लोब्स, यस, लिगैंड उसको भी अप्रोच कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि लिगैंड एक्स वाई जेड प्लेन में से या किसी एक्स पे सिर्फ वाई एक्सिस पे ही अप्रोच करे, सिर्फ वाई एक्स एक्सिस पे अप्रोच करे, या तो किसी जेड एक्सिस पे। यस, ये किस में होता है, स्क्वायर प्लेनर में होता है। स्क्वायर प्लेनर अगर आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो उसमें जो लिगैंड है ना, यस गाइस, वो अलोंग सिर्फ किसके एक्सिस करता है, सब पे नहीं करता, वो पर्टिकुलर किसी एक ही एक्सिस पे अप्रोच करेगा। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में, यस गाइस, जो लिगैंड है वो अलोंग द एक्सिस नहीं करता, वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है। मतलब मेटल ऑर्बिटल्स के जो लोब्स, यस, बिटवीन द एक्सिस है। मेटल ऑर्बिटल के कौन से लोब्स बिटवीन द एक्सिस है गाइस, यस, T2G ऑर्बिटल्स।
कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये कहाँ पे, बिटवीन द एक्सिस है। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, लिगैंड जो है वो बिटवीन द एक्सिस करता है अप्रोच, ये एक बात हो गई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लिगैंड जो है वो अप्रोच अलोंग द एक्सिस करता है। तो अभी मेटल और डी ऑर्बिटल के कौन से ऑर्बिटल जो है अलोंग द एक्सिस है, यस, ईजी ऑर्बिटल कहाँ पे है, अलोंग द एक्सिस है। यही एक प्रॉब्लम है वैसे कि लिगैंड का अप्रोच करना, लिगैंड का अप्रोच ही करना इनकी स्प्लिटिंग पे डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं बोलूँ, मैं पहले सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कंडीशन कंसीडर कर लेता हूँ। क्या कंसीडर करा मैंने, ऑक्टाहेड्रल कंडीशन। ये हो गया ईजी ऑर्बिटल, ये हो गया T2G ऑर्बिटल हो गया। ओके, मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया कि अभी हमारा जो लिगैंड आ रहा है, ओके, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है। ये मेरा सेंट्रल मेटल आयन है और आने वाला जो स्पेसिस है यहाँ से, ये कौन सा लिगैंड है। ओके, अभी ये लोग क्या फॉर्म करने वाले, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने वाले, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया। जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अप्रोच करेगा मेटल तो इनकी एनर्जी तो रेस होगी सारे केस में, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो। तो एक तो कॉमन है, जब भी वो किसी मेटल फ्री मेटल एटम पे अप्रोच करेंगे, ठीक है, लिगैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए, तो उनकी जो डीजेनरेट स्टेट होती है, उनकी एनर्जी की वजह से स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएंगे। ओके ओके, और थर्ड स्टेप सबका अलग होने वाला है। लेकिन मैंने कंसिडर किया है कि T2G और हमारे जो लिगैंड है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने वाला है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंडीशन में लिगैंड जो होते हैं ना गाइस, वो अप्रोच कहाँ पे करते हैं, अलोंग द एक्सिस करते हैं। अभी अलोंग द एक्सिस इन दोनों ऑर्बिटल्स में से, ठीक है, अलोंग द एक्सिस अगर इसको मुझे अप्रोच कराना है तो क्या होगा, ये मेरे पास जो ऑर्बिटल्स है कौन से हैं, ईजी ऑर्बिटल। यस गाइस, अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिगैंड है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिगैंड है, मैंने ऐसा कंसिडरेशन किया है कि अभी जो लिगैंड मेरे पास है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि लिगैंड कैसे आने वाला है, यस, अलोंग द एक्सिस आने वाला है। अगर लिगैंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो मेटल ऑर्बिटल के जो लोब्स अलोंग द एक्सिस होंगे वो क्या करेंगे, उनके और लिगैंड ऑर्बिटल्स और इसमें क्या होंगे, रिपल्शन ज़्यादा होंगे। तो रिपल्शन इनके बीच में ज़्यादा होगा, तो अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी और ये चले जाएंगे हायर एनर्जी में, चले जाएंगे ईजी, और हायर एनर्जी में चले गए मतलब क्या होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। और बात अभी आती है ये कहाँ जाएंगे, मैंने बोला कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लिगैंड अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस करेंगे, जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस नहीं है उनके साथ क्या होगा, रिपल्शन पे कम होगा, रिपल्शन फोर्स उन पे कम होगा, तो वो लोअर एनर्जी में चले जाएंगे। ओके, T2G कहाँ चले गए, लोअर एनर्जी में चले गए, और ये हो जाएंगे स्टेबल क्यों हो जाएंगे कि इनकी एनर्जी जो है स्टेबल रहेंगे। ये केस हो गया। और इनके बीच में स्प्लिटिंग दिख रही है आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, डेल्टा से डिनोट करेंगे, इसको हम लिखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि ये स्प्लिटिंग होती है गाइस, कुछ नॉर्मल स्टेट लिगैंड ने अप्रोच किया, एनर्जी इंक्रीज हो गई स्लाइटली इंक्रीज होने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग कौन से बेसिस पे होगी, लिगैंड कैसे अप्रोच करें, मैंने ऑक्टाहेड्रल कंसीडर किया, लिगैंड अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस जो भी लोब होंगे और लोब्स होंगे ऑर्बिटल ऑर्बिटल के, वो हायर एनर्जी में जाएंगे, जो एक्सिस नहीं होंगे वो जाएंगे लोअर एनर्जी। बस खत्म, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मैंने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है ऐसा है कि जो लिगैंड होते हैं अप्रोच करते हैं कैसे, बिटवीन दी एक्सिस करेंगे, ये याद रख लो बस, क्या कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंडीशन में लिगैंड अप्रोच करेंगे बिटवीन द एक्सिस। मैंने बोला बिटवीन द एक्सिस, लिगैंड अगर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा, बिटवीन द एक्सिस अगर अप्रोच करेगा तो क्या होगा, मेटल ऑर्बिटल के जो भी लोब्स है मेटल ऑर्बिटल्स के जो बिटवीन द एक्सिस है उन पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, और जो अलोंग द एक्सिस उन पे रिपल्शन कम होगा। तो कंडीशन CFT ने क्या बोला, जिस भी मेटल ऑर्बिटल डायरेक्टली फेस करेगा लिगैंड को, उनकी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, हायर एनर्जी जानी चाहिए। ओके, और जिन पे रिपल्शन कम है वो जाएंगे लोअर एनर्जी में। ओके, बस यही फर्क था। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है क्या है कि T2G ऑर्बिटल हायर एनर्जी में जाते हैं और ये ईजी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में, बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा सेम रहता है, स्प्लिटिंग एनर्जी सेम है यहाँ पे। ओके, थोड़ा रेशियो में चेंज होता है, वो बैरिसेंटर्स वगैरह वो हम पर्टिकुलरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चेक करेंगे। ओके, ये बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। ओके, एक बार स्प्लिटिंग है, कौन सा कंडीशन है, वो स्क्वायर प्लेनर कंडीशन है, कौन सा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जब फॉर्म होती है ना, तो लिगैंड जो होते हैं ना अलोंग द एक्सिस बोल सकते हैं हम ना बिटवीन द एक्सिस बोल सकते हैं, वो सिर्फ XY प्लेन में जो ऑर्बिटल्स होंगे ना
मेटल्स के उन्हीं पे वो अटैक करता है और उन्हीं पे अप्रोच करता है। ओके, लिगैंड जो होगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की कंडीशन में मेटल ऑर्बिटल के जो लोब एक्स वाई प्लेन में रहेंगे उन्हीं पे अप्रोच करेगा। कैसे, तो देखो मैं डी ऑर्बिटल्स के सपोज बना देता हूँ। ये हो गया डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ये हो गया कौन सा, T2G ऑर्बिटल्स हो गए। ओके, मैं बना देता हूँ यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स। EG ऑर्बिटल्स कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ओके, ये हो गया। ओके, मैंने बोला कि स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री में होगा क्या, सी लिगैंड अप्रोच करेगा एक्स वाई प्लेन में जो ऑर्बिटल्स हैं उनको। तो एक्स वाई प्लेन में कौन सा ऑर्बिटल है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, और इसमें से कौन सा है, ये वाला। ओके, तो होगा क्या, इन्हीं दोनों पे रिपल्शन फोर्स ज़्यादा एक्सेस करेगा। किस कंडीशन में, स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री कंडीशन में इन पे रिपल्शन ज़्यादा एक्सेस करेगा, तो ये जाएंगे हायर एनर्जी में। ठीक है, हायर एनर्जी में सबसे ऊपर कौन चला गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये ऑर्बिटल चला गया। उसके बाद ये एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन की ऑर्बिटल चली गई थोड़ी सी और नीचे। ओके, ये हो गया डी एक्स वाई। ये कंडीशन हो गया किसका, यस गाइस, ये कंडीशन किसकी है, जिन पे रिपल्शन ज़्यादा हो। अभी जिन पे रिपल्शन नहीं हो रहा वो कौन से बचे इनमें से, यस बचे कौन से, डी जेड स्क्वायर बचा EG का, और T2G के कौन से बचे, एक्स वाई, और ये इजी है। तो इनको बस आपको प्लेस करना है। डी जेड स्क्वायर है, मैंने बोला कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे, तो जेड स्क्वायर पे तो कुछ भी रिपल्शन ही नहीं होगा, क्योंकि जेड स्क्वायर तो पहले से परपेंडिकुलर है, उनके लोब्स तो उसके ऊपर होते हैं, पूरी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, अलॉन्ग द एक्सिस होती है, तो उन पर रिपल्शन होना पॉसिबल ही नहीं होगा, लेकिन बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में होगा। ओके, इनको प्लेस में सबसे नीचे कर दूंगा। ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। और बच्चे ये एक ही और T2G के है, तो इन दोनों की एनर्जी में कैसे लिखूंगा, डी जेड इज इक्वल्स टू डी वाई जेड लिखूंगा। ओके, ये आ गया इधर, ये हो गया डी एक्स जेड इज इक्वल्स टू डी वाई। ओके, ये ऑर्बिटल्स है। अब बात आती है क्रिस्टल स्प्लिटिंग में को कहाँ दिखानी है। स्प्लिटिंग आप कहाँ दिखाओगे, EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल को देखना है आपको और T2G ऑर्बिटल को देखना है। तो कहाँ पे है ये, ओके, T2G ऑर्बिटल ये होगा यहाँ पे, तो ये इनके बीच में वाले सेक्टर है, ये है आपका क्रिस्टल स्प्लिटिंग, क्रिस्टल स्प्लिटिंग। गाइस बहुत इजी है, बस आपको इतना याद रखो कि कौन से लोग, कौन सा मेटल ऑर्बिटल का क्या क्या याद रखना है आपको, कि कौन से लोग कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस कौन है, बिटवीन द एक्सिस कौन है। जो अलोंग द एक्सिस होंगे तो फिर डिपेंड करता है तीन कंडीशन, टेट्राहेड्रल लिगेंड अप्रोच होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड अप्रोच हो रहा है, या स्क्वायर प्लेनर। इतना याद रखो और कुछ नहीं करना। ठीक है, हम लोग खत्म कर चुके हैं हमारा स्प्लिटिंग। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू। फ्यूचर विद केमिस्ट्री वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो। थैंक्स।